बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। इस वक्त के जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे से कम वक्त रह गया है एक बहुत अहम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहुत तवील समातें हुई, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। आखिरी 2 दिन जो समातें थी उसमें मैं भी इस्लामाबाद में था। तो कुछ कुछ देर मैं सिद्दीक जान के साथ वहाँ पर जाकर उसको मैं खुद भी देखता रहा। अगरचे उसी वक्त सिद्दीक जान सामने इलेक्शन कमीशन में डस्का वाला मामला भी चल रहा था। तो जब उसकी हेयरिंग और फैसले के दरमियान में 3 घंटे का वक्त था, वो हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो कुछ मैंने भी देखा, लेकिन आपने तो बहुत तफसील से देखा। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या फैसला आने की तवक्को है उन दलाइल की रोशनी में जो दिए गए। ज़ाहिर है आपने देखा कि ऑपोजिशन की तरफ से भी दलाइल हुए, कुछ आज़ाद लोगों ने भी आके, इंडिपेंडेंट लोगों ने भी आके दिए, अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से होगा या सेनेट इलेक्शन जो है वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ करता है? देखिए ये ऐसा सवाल है कि जिसका 22 करोड़ आवाम को इंतज़ार है, पूरे पाकिस्तान को जिस फैसले का इंतज़ार है, और ये वो जवाब है जिसका इंतज़ार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जितनी शिद्दत से कर रहे हैं इमरान खान साहब, उतनी ही शिद्दत से लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ कर रहे हैं, और जिस तवज्जो के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ मरियम देख रही हैं, उसी शिद्दत से मौलाना फरमान देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेचैन जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्होंने 3 बुकला जो हैं वो मैदान इतने बड़े से जवाब अगर मैं तो इस फैसले के इंतजार की शिद्दत ना होती। उसकी वजह ये भी है, आम तौर पर केस में क्या होता है, आप भी क्योंकि आजकल कोर्ट्स में जाते हैं लाहौर में, आम तौर पर ये होता है कि आप जजेस के जो सवालात होते हैं उनसे काफ़ी हद तक इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि कौन से जज साहब किस तरफ जा रहे हैं या आपको जाते हुए लग रहे हैं। लेकिन माइंड रीडिंग जिसको हम कहते हैं कि हम क्या माइंड क्या लग रहा है जी। बिल्कुल, लेकिन ये वो केस था जिसमें इतने मतलब मोड़ आए, और कभी ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में अपनी जो 186 की ज्यूरिसडिक्शन है उसको छोड़कर और 184 सी को भी साथ ऐड करेगी, और उस सतह तक जाएगी कि ऐसा फैसला तारीखी आएगा कि जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक दिया जाएगा, और उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर रोककर, और जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों, बिल्कुल उसी तरह से अवामी जज्बात और तवक्कुआत के मुताबिक फैसला आएगा। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना दबाव है, दबाव है कि ये जो पीडीएम बयानात दे रही है, धमकियां दे रही है, और हुकूमत ने भी सिंपल सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि 226 में ये आइन के तहत इलेक्शन सेनेट का होगा या नहीं होगा। तो फिर हाँ। एक मौका लगा कि अदालत ये सोच रही है कि हम सिर्फ हुकूमत के सवाल का जवाब दें, हम जो आगे बहुत सारे लोग तवक्कुआत रख रहे हैं कि हमें आगे जाना चाहिए, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें हम्म। बहुत और चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जो हुकूमत ने पूछा हम उसके जवाब दे दें, बाकी ये हुकूमत का काम जाने। हाँ, और लेकिन एक एक चीज उसमें मैं कतला कलामे के लिए माजरत, लेकिन जो अभी उस एक एक तो ये था ना कि गवर्नमेंट ने राय मांगी है और इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहा है कि हम ये इस ऑर्डिनेंस की क्या क्या हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ने उस दिन कोर्ट में कहा और उस पर हम बाहर निकलते हुए इस पे बात भी कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो आप कह देंगे वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट के लिए, यानी गवर्नमेंट उस पर अमल दरामद करने की पाबंद होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इसी अंदाज में देख रही है कि वो एक राय है जो वो गवर्नमेंट को देगी और हुकूमत चाहे, उस राय तो ये होती है ना कि आपने राय दे दी, कोई अमल करे या ना करे, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन दे देगी वही गवर्नमेंट को करना होगा, बाइंडिंग हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आम तौर पर ये भी होता है कि जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है उसमें जो वो राय देंगे, हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो राय माने या ना माने, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि आप जो राय देंगे वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगी, और हम उसके ऊपर मनवान अमल करेंगे। अब हम्म। इस जो मामला है वो ये है कि एक तीसरा रास्ता भी जो सोचा जा रहा है, जिस पे बात हो रही है कि शायद वो तीसरा रास्ता जो है वो निकल आए, और वो ये है कि हम्म। सुप्रीम कोर्ट ये होते तो आइन के तहत हैं, और ये सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी, लेकिन हम्म। सीक्रेट की तारीफ कर दें और सीक्रेसी की भी तारीफ कर दें कि कब तक सीक्रेट होगा, कब हम्म। तक सीक्रेसी बरकरार रहेगी, यानी बैलेट बॉक्स में बैलेट डालने तक, या तक कयामत कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तारीफ हाँ। कर दे। एक हम्म। एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मैंडेट है, जो उसकी जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी, कि उसने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है,
और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए वो अपने रूल्स के तहत जो है वो उसके बैलेट पेपर को ट्रेसेबल कर सकते हैं और उसके बाद अगर वो अदालत में मामला कभी जाता है और अदालत उसके ऊपर कोई हुक्म देती है कि आप इसको देखें, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन देख सकता है, किसी और को दिखाया नहीं। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं जो हमें वहाँ बैठे हुए लगा कि ये आएँगे, लेकिन वही बात है कि ये अब जजेस जो हैं वो जब फैसला देंगे तो ज़ाहिर है उसी तरह से जैसे आप तक वो पहुँचेगा उसी तरह से हम भी कोर्ट रूम में खड़े होंगे। लेकिन साढ़े सही है, 9 बजे लेकिन वो आज बड़ी एक्टिविटीज़ गुज़श्ता रोज़ सैटरडे को होती रहीं और वो ये थी कि जी ज़रदारी साहब भेज रहे हैं, एमक्यूएम के पास वक़्त भेज रहे हैं कि जी आप हमें यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दें और हम आपको यहाँ पर सपोर्ट कर देंगे। फिर वो चाह रहे हैं कि एमक्यूएम को साथ मिला के 167 कर लें और फिर 4 लोग जो हैं उनका ज़मीर झंझोड़ लें, तो किसी तरह से ज़ोर लगा लें। लेकिन अगर ये ओपन बैलेटिंग वाला फैसला आ गया तो फिर ज़रदारी साहब की प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाएगी और वो बाकी लोग जो ख्वाब देख रहे हैं, जो मरियम कह रही थी कल कि जी पीटीआई हमारे साथ राब्ते में है, वो हमें वोट करेंगे, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर ऑपोज़िशन और पीडीएम के लिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं आपका वो कॉलम नहीं पढ़ सका था और आपने उसके ऊपर बात भी की थी कि पंजाब में भी बहुत बात थी कि सैफुल मलूक खोखर साहब हैं, हाँ, 26 साथ राब्ते में हैं। वो मामला क्या था वो थोड़ा-सा बता देंगे? क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात। वो जी हाँ, वो एक सैफुल मुल्क खोखर साहब ने मेरी खबर के मुताबिक एक कोशिश की और शहबाज शरीफ साहब को यकीन दिलाया कि मुझे आप खेल में से आउट ना करें, मुझे आप लड़ने दें इलेक्शन और मैं पीटीआई के 35 एमपीए जो हैं वो मेरे राब्ते में हैं और मैं उनके वोट निकाल लूँगा। आपने अपने नंबर अपनी जो 5 नशिस्तें हैं वो पूरी करें, मुझे आप बेशक कोई फ़ेवर ना दें, मैं अपना ज़ोर लगा के पीटीआई के बंदे जो हैं वो निकाल के ले आऊँगा। तो उसको सैफुल मुल्क खोखर साहब की इस बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया या वो ख़ैर अमली तौर पर वो मुमकिन ना हो सका उनसे। लेकिन ये है कि उन्होंने बहरहाल ये दावा किया कि मैं पीटीआई के 35 यहाँ 5 बंदे जो हैं वो तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, 35 एक बहुत बड़ी तादाद होती है। तो ये मैंने उसमें लिखा भी था कि ये करीने क़यास दिखाई नहीं देता जो वो दावा कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उनकी पार्टी भी कोई इतने शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो बच्चे काके नन्हे-मुन्ने तो हैं नहीं कि वो उनको पता ना चले कि वो क्या होगा। तो वो ये उनकी एक कोशिश थी कि वो लेकिन हर कोई अपना ख्वाब देखता है, हर कोई ये समझता है कि मेरा जो है वो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं खरीद सकता हूँ, मैं लोगों को जगा सकता हूँ या मैं लॉबिंग कर सकता हूँ। वो कोई भी शख्स जीत का ख्वाब तो देख ही रहा होता है। तो इसीलिए वो कॉन्टेक्स्ट में उतरता है, वो ये था। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ बताएँ, एक तो ये हो गया चलें ये ऑर्डिनेंस वाला मामला, ये तो कल सुबह पता चल जाएगा। लेकिन ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला अब जो रोस्टर आया है इस हफ़्ते का, इसमें फिर उनका नाम किसी केस में नहीं है। ये काज़ी साहब का मामला कहाँ जाकर बैठेगा? ये कितना अरसा यूँ ही चलता रहेगा? इसका हल क्या निकलेगा? और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अब खुद क्या चाहते हैं? ये कहाँ जा रहा है मामला? तो देखिए, काज़ी साहब का जो नाम रोस्टर में नहीं है, वो तो जब कोई जज खुद कहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूँ या मैं छुट्टी चाहता हूँ, तो उस सूरत में ही उनका नाम जो है वो रोस्टर में शामिल नहीं किया जाता। वो जो खबरें आती हैं कि चीफ जस्टिस ने तारीख रकम कर दी और वो जो घर से बैठ के यूट्यूब पर करते हैं, उसमें वो हकीकत नहीं होती। जब कोई जज खुद कहता है तो फिर उसको रोस्टर से जो है वो अलग किया जाता है। दूसरा ये है कि आप पूछा कि वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उनका पे केस कहाँ पे पहुँचा हुआ है। उनका केस जहाँ पे पहुँचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था, जिस फैसले के मुताबिक 7 जजेस 7-3 से वो फैसला आया था। 10 के 10 जजेस ने जो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने, जो सदर पाकिस्तान ने जो रेफरेंस भेजा था उनके खिलाफ कि उनके असास व जदादें उनके बच्चों के सामने आए हैं, ये मिसकंडक्ट है, इनको डिक्लेयर करना चाहिए था और अब इनसे आप सोर्स पूछें और अगर ये सोर्स नहीं बता सकते तो इनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब देकर और इनको निकाल दें जुडिशरी से। तो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने उसको उस रेफरेंस के ऊपर पहले उनसे एक जवाब माँगा गया, हुँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, जिसमें 5 जजेस शामिल थे। उन्होंने ठीक। जवाब दिया, वो 5 जजेस मुतमिन नहीं हुए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतमिन नहीं हुई। जब वो मुतमिन नहीं हुई तो उन्होंने शो कॉज़ नोटिस जारी किया, जो बहुत सीरियस बात है। शो कॉज़ नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि जजेस ने देखा है और उन्हें लगा है कि वाक़ई दाल में कुछ काला है और हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए बाकायदा तौर पर। हुँ, बिल्कुल, जैसे आप अदालत में देखते हैं, कोई भी केस लेकर जाता है तो अदालत पहले लीव ग्रांट करती है। पहले देखती है कि ये काबिल-ए-समाअत है भी सही या नहीं है। जब वो उसको देखती है कि काबिल-ए-समाअत है, लीव ग्रांट करके और रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए जाते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि अदालत इस हद तक मुतमिन हो गई कि इसमें कुछ ऐसा है कि हमें इसको देखना चाहिए। अब काज़ी हुँ, साहब ने शो कॉज़ नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। 10 के 10 जजेस ने कहा कि इसमें बहुत प्रोसीजरल
खामियां हैं जो सदर ने रेफरेंस ऐड किया है, ये पहले होना चाहिए था, ये पहले ये होना चाहिए था, पहले ये होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं हुआ, लिहाजा रेफरेंस कल अदम करार दिया जाता है। लेकिन साथ उन्होंने कहा, 7 जजेस ने कहा कि अब क्योंकि मसला ये है कि जज साहब का इतना बड़ा मामला सामने आया है, अवाम देख रही है, हम लोगों का एहतसाब करते हैं, हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, हम भी जवाब दें जब लोगों को हम अकाउंटेबल करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये मामला भेज रहे हैं एफबीआर के पास, एफबीआर काजी फैसल साहब की बीवी और बच्चों से इसका जवाब मांगेगी। अगर वो जब नोटिस जारी करके उनका जवाब लेगी, उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम को भेजेगी। और जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ये इख्तियारात हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो उसके पास असखुद नोटिस के, जिस तरह असखुद नोटिस का सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, इसी तरह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल असखुद कार्रवाई का भी इख्तियार है। यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल दरखास्त ना भी दे और उनको लगे कि किसी जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो वो खुद से भी मामला टेकअप कर सकते हैं। तो कहा गया है कि अगर उस रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये समझती है कि इसके ऊपर जज साहब का लिंक बनता है, जज साहब से जवाब लेना है, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अब सुप्रीम एफबीआर ने कार्रवाई मुकम्मल करके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिपोर्ट भिजवा दी है, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की टेबल पर पड़ी है। काजी फैसल साहब ने जो दायर की, जब वो रिव्यू 6 जजेस के सामने लगी, क्योंकि 7 जजेस ने फैसला दिया था अक्सरियती, जिसको आप फैसला कहते हैं, उनमें से एक फैसल अरब साहब रिटायर हो गए। 6 जजेस के सामने जब ये केस लगा तो उन्होंने कहा नहीं, ये 6 नहीं, उन 3 को भी शामिल करें जो कि अकलियती फैसले के वाले थे, यानी मकबूल बाकर साहब, मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब, उनको भी बिठाएं। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ये मामला गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अब 10 रुकनी बेंच बनाया है, 9 वो जजेस हैं जो पहले शामिल थे, और रिटायर होने वाले जो फैसले उनकी जगह जस्टिस अमीरुद्दीन साहब जो है उनको बिठाया जा रहा है। काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि जो एफबीआर को भेजने वाला मामला था उसको कल अदम करार दिया जाए, और ये फैसला दे कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि क्योंकि मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लिहाजा इस सारे मामले को कल अदम करार दे दिया जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। दसका के इलेक्शन की तरह सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी जो है उससे सवाल किया, मेरे से अलग, क्योंकि अलग है, वो इंडिपेंडेंट है, वो आजाद शहरी है, उसके अपने, वो कहते हैं कि उनसे पूछें, और अगर कुछ गलत हुआ इसमें तो उनको आप अकाउंटेबल करें, उनको जुर्माना करें, उनसे आप जुर्माना वसूल करें, जो अगर टैक्स नहीं दिया वो टैक्स लें और बात खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि इन इस सारे को मेरे से इसका ताल्लुक जो है वो खत्म कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक, ये वो चाहते हैं। मेरी तो साथ ये तो इनकी ख्वाहिश जो है उसके पूरे होने के इम्कानात कितने हैं? देखें, हमने जो रिव्यू देखे हैं, रिव्यूज 99% 99.99% जो है वो खारिज होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होता है, उन्हीं जजेस को ये बताना होता है कि सर ये जो आपने फैसला दिया इसमें आप ये बहुत बड़ी गलतियां कर गए हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने लगाए थे वो आपने पढ़े ही नहीं है, और ये वो डॉक्यूमेंट है, तो आप देखेंगे तो केस का रुख ही बदल जाएगा, ये आपसे गलती हुई है, आप इसको सही तरह पढ़ नहीं सके, इसका मतलब ये नहीं था, ये था। और दूसरा वो कहते हैं कि आपने ये जो फैसला दिया इसमें तो फलां कानून की आपने इतनी बड़ी वायलेशन की है, आपके तो अदालती फैसले कुछ और कहते हैं, यानी कोई इतनी बड़ी बता दें। ये उसी तरह से है कि वो सिंपल सी बात है कि आपके सामने मैं 40 रोज तक आपको एक चीज बताता रहूं, उसके बाद 40 रोज जब मैं आपको बता लूं, फिर आप 30 रोज मेरी उन बताई हुई चीजों पे गौर व फिक्र करें, गौर करके और आप आपको फैसला सुनाएं, और फिर मैं आपको आगे कहूँ कि यार आपने ये गलत किया है। तो वो इतना लंबा सुना सुप्रीम कोर्ट ने, तो वैसे तो चांसेस रिव्यू में जो है वो ना होने के बराबर होते हैं, यानी 99.99% मैंने आपको बताया, लेकिन ये आसान है, इसलिए कभी इतने यकीन के साथ कोई अपना एनालिसिस नहीं देना है। किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वही काम करना चाहिए जो हमारे एक एंकर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हर तरह की बात करके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में रख लेते हैं, फिर जो होता है वो वही चला देते हैं कि मैंने पहले कहा था ये होगा। आप 2-3 तरह की राय दे देते हैं। एक प्रोग्राम में कहा कि जी ये होगा, अगले प्रोग्राम में आप पता नहीं आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरे ज़हन में कोई और शख्सियत शायद आ रही हो, लेकिन ये इस तरह की का तरीका वारदात 2-3 लोगों का है। वो कब एक कह देते हैं कि हमजा की ज़मानत हो जाएगी, एक प्रोग्राम में कह देते हैं हमजा की ज़मानत नहीं होगी, और फिर जब दोनों में से जो वाक़या हो जाए उसको कहते हैं देखा ये क्लिप निकालो जी, मेरा वाला प्रोग्राम का क्लिप निकालो। वो प्रोड्यूसर साहब क्लिप निकालते हैं, कहते हैं देखा मैंने कहा था कि जी फलां तारीख को भी बता दिया था कि ये हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स हमें वैसे बुजुर्गों से सीखने चाहिए, हम अपने सीनियर्स कुछ सीनियर्स हैं हमारे जो ये वाला तरीका है वारदात करते हैं। तो अच्छा है। चलें जनाब, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आपसे एक मैं चाह रहा था
कि वो ले लिया जाए कि फैसला कल क्या आ रहा है, क्योंकि हर बंदा ये पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, सेनेट का ओपन बैलेट से होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आज प्रोग्राम में भी कल जब रात को कर रहा था अपना प्रोग्राम, तो मैं उसमें भी कह रहा था कि अभी सब लोग अपनी प्लानिंग ये अज्यूम करके कर रहे हैं कि जी ये फैसला, ये इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग से ही होंगे जैसे पहले होते हैं। यानी सारी प्लानिंग पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, सब उसके मुताबिक ही चल रही है। तो वो तो फिर पुराना जो है वो पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। 3 तारीख के बाद अगर ओपन बैलेटिंग से होता है तो वो सारा ज़ोर लगेगा। बल्कि आज मैं प्रोग्राम में मैंने जुमला भी ये कह दिया, मैंने कहा कि 3 तारीख के बाद पीडीएम वाले कहेंगे नहीं अब तो मैं मार्च ही होगा। जैसे वो बाबा नहीं कहता था कि नहीं हुनते मैं तो शिकायत ही लानी है। तो वो हमने कहा नहीं हुनते लॉन्ग मार्च ही करांगे। तो मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च की तरफ ही जा रहा है मामला, अच्छा बुरा जैसा भी होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।